हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप आपका टर्म 1 का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब हम टर्म 2 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है इकोनॉमिक्स में टर्म 2 के लिए और किस तरह से हम आगे मूव ऑन करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपकी तैयारी किस तरह से करवाने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं कवर करूंगा आपका इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का सिलेबस। तो देखते हैं क्या प्रोसीजर रहता है, आगे हम कैसे बात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिलेबस की तरफ। तो जो सिलेबस है वो आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, वो आपका पार्ट ए है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका पार्ट ए है, जिसके अंदर इस बार हम कवर अप करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये दिखते तो बच्चों दो हैं, पर ये हैं एक्चुअली में 10 + 12 = 22 मार्क्स। तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मात्र दो चैप्टर पढ़िए और 22 नंबर आ गए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जितना आपका इससे पहले जो भी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़े थे, जैसे कि बजट पढ़ा होगा, फॉरेक्स पढ़ा होगा, मनी एंड बैंकिंग पढ़ा होगा, तो वो जितना मिला करके नहीं थे ना, वो अकेले आपका यही है। तो बड़े सीरियसली पढ़ना है। और कायदे से मैं बोलूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो दम है ना बच्चों, ताकत, वो इन्हीं दो चैप्टर में है और यही दोनों टर्म 2 का है ना। तो बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, जो परंपरा चली आ रही है वो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि रटो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को रटो। एकदम रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेशनल इनकम में क्या है कि बड़े सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि शुरू में उन फॉर्मूले को देखता है और इतनी बड़ी लिस्ट देख लेता है और घबरा जाता है। बेचारा लास्ट लास्ट तक आकर कहता है छोड़ो यार, मैं ये चैप्टर ही नहीं अटेम्प्ट करने वाला, या फिर मैं इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट खाली अटेम्प्ट कर लूंगा, जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो छोड़ ही दूंगा। अब देखो, इस वाले टर्म में आपको जो नेशनल इनकम है और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, दोनों में आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो आप न्यूमेरिकल से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, नेशनल इनकम में जो फॉर्मूला बेस्ड है, तो क्यों ना एक हमारे पास ऐसा तरीका हो कि हमें यही पता चल जाए, है ना, कि फॉर्मूला बनता कैसे है, फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है। अगर हमें यही पता चल गया फिर तो प्रॉब्लम ही सॉर्टेड। उसके बाद क्या दिक्कत है, हम अपना फॉर्मूला खुद बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। एक बार के लिए सोच लो बच्चों कि अगर तुमने फॉर्मूला याद भी कर लिया तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला मुझे कहां अप्लाई करना है। तो हम फॉर्मूले का डेरिवेशन ही सीख लेंगे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। फिर आता है बच्चों इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी अलग अलग तरीके के, कभी कंजम्पशन का लॉ अप्लाई होगा, कभी इन्वेस्टमेंट का लॉ अप्लाई होगा, कभी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता हुआ नजर आएगा, कभी इन्वेस्टमेंट इनकम के इक्वल होता हुआ नजर आएगा। बच्चे परेशान, हे प्रभु ये हो क्या रहा है। तो इस पे भी चिंता नहीं करने बच्चों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मात्र एक फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, किताब में दिखते होंगे तुमको 20 30 40 50 फॉर्मूले, मैं तुमको एक फॉर्मूला दूंगा और उस एक फॉर्मूले पे तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल ना सॉल्व हो गए तो बोलना। सारे न्यूमेरिकल उसी एक फॉर्मूले पे सॉल्व करा दूंगा, उसी एक बेसिक पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये दिखने में बस डिफिकल्ट होते हैं, पर ये समझ आने के बाद एक्चुअली में बहुत आसान है। ठीक है, स्कोरिंग, दोनों चैप्टर जो हैं बच्चों स्कोरिंग है, क्योंकि याद करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से समझने वाला चैप्टर है। तो अगर आप अच्छे से समझ गए तो उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर तो इसमें ऐसे मूव करेंगे जो हम आगे देखेंगे ये दोनों चैप्टर को। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो बात क्या है बच्चों, पहले तो ये क्लास 11th में होता था, आपका 12th का सिलेबस तो पहले माइक्रो और मैक्रो था ना, तो ये पार्ट तो 11th क्लास में होता था। तो बच्चा क्या होता था कि जब 11th क्लास में पढ़ता था सोचता था अरे यार मुझे पास ही तो करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेता था, पास होता था, अपना 12th में चल जाता था, फिर मन लगा के माइक्रो मैक्रो पढ़ता था, 12th में अच्छे नंबर लाता था। अब ऐसा है ना बच्चों
कि मैक्रो पे ना ऑलमोस्ट एक हार्ड वर्किंग बच्चा जो होता है, मेहनती बच्चा जो होता है, वो मैक्रो पे कमांड कर लेता है। ठीक है, तो मैक्रो में जो 40 नंबर का आपका मैक्रो के अंदर जो 22 नंबर का पोर्शन है ना, ये मान के चलिएगा कि असली लड़ाई इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये लड़ाई जीत के आते हैं। आप अच्छे मार्क्स लाओगे कि नहीं, आप 95 प्लस 90 प्लस मार्क्स में जाओगे या नहीं जाओगे, वो मैक्रो नहीं डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप दूसरे बच्चों से बेहतर कर पाओगे। मैक्रो तो सब पढ़ के आते हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी आप कहोगे सर वो तो आसान सी दिखती है ना। भाई वो बस दिखती आसान है, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें डेटास बहुत है, लैंग्वेज अलग अलग है, नई नई चीजें हैं, याद करने वाला पार्ट भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कि क्या अप्रोच रखना है आगे, कि इसको मैं आपको कैसे आसान बना दूं। अब देखिए, आपके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया जाता है कि साइड बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बाजार में बिकने वाली बड़ी सारी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, गाइडें पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ पढ़ना नहीं है बच्चों, हम एज अ टीचर यहाँ पर आपका काम आसान करने बैठे हैं। और सब चीज अगर बुक से होनी थी तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मात्र एक बुक पढ़ो बच्चों, एनसीईआरटी, मैक्रो के लिए नहीं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक किताब पढ़िए, एनसीईआरटी। आप कहोगे सर बड़ा बोरिंग लगता है, पढ़ा नहीं जाता है एनसीईआरटी। ठीक है, एक भी उसमें फोटो ही नहीं है, मजा ही नहीं आता, रंग बिरंगी नहीं है, पढ़ने में मजा ही नहीं आता। कोई बात नहीं है बच्चों, हम आपको एक एक वर्ड पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का। दूसरा बच्चों का दुख ये होता है सर लैंग्वेज बड़ी टफ है, समझ नहीं आता है, बहुत प्रिसाइज है। प्रिसाइज नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, जब आपको समझाया जाएगा तो आपको पता चलेगा। अगर आपने एनसीईआरटी पे अच्छे से पकड़ कर ली बच्चों, आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं। आई मीन जो 18 नंबर का पोर्शन है वो कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे कमांड हो जाए। एनसीईआरटी पे तो कमांड होता नहीं है ठीक से, बच्चे ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है। अरे ज्ञान बढ़ाते रहना जीवन भर, नंबर एक ही बार आता है, और एंड ऑफ द डे आपको दुनिया जज किस चीज से करेगी, आपके मार्क्स से। एनसीईआरटी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। हम आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का एक एक फुल स्टॉप कॉमा आपको क्लियर करके एग्जाम में भेजेंगे। तो जब हम खुद ही आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं तो किस बात का लैंग्वेज से घबरा रहे हो। अब बोरिंग है तो हम बना देंगे इंटरेस्टिंग उसको आपके लिए, किस बात की चिंता है ना। अब देखो, ये एक जो यूनिट है उसका नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। जो ओवरऑल यूनिट है वो 12 मार्क्स का है, जिसके अंदर 3 चैप्टर है, इंप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तीनों मिला करके 12 मार्क्स है बच्चों। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इससे 4 नंबर 6 नंबर इससे 4 क्या, पर हाँ ये तीनों चैप्टर मिला करके 12 मार्क्स है, ये तो श्योर है। उसके बाद जो 6 मार्क्स है वो अकेला एक चैप्टर से है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जहां पे हम भारत, पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करके देखेंगे कि किसने कितनी तरक्की की, किसने अपने आप को इंप्रूव किया, क्या कारण रहे कि कोई देश आगे निकल गया, कोई देश पीछे निकल गया। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, और ये रियल लाइफ से पूरी तरह कनेक्टेड चैप्टर है। तो ये होता भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा भी आता है। ठीक है, तो ये भी हम कवर करेंगे अच्छे से एनसीईआरटी से, जो कि मैं आपको खुद वर्ड टू वर्ड कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बोल ही दिया आपको आसान करा देंगे, आप क्लास लेके देख लेना 2-4, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा इकोनॉमिक्स ऐसे भी पढ़ी जा सकती है, ये तो सुना ही नहीं था यार। ठीक है, तो बिल्कुल एक नए तरीके से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, और मैं आपको वादा करता हूं बिल्कुल आसान लगेगा सब्जेक्ट, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो। अब जिन बच्चों को पहले से आसान लगता है उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका टर्म 1 ने आपको परेशान किया है तो टर्म 2 में बिल्कुल चिंता ना करना, इस बार मैं आ गया हूं आपकी मदद के लिए। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बच्चों ये सिलेबस है। ठीक है, मोड क्या है, तो अभी तक तो जो आपने दिया वो ऑब्जेक्टिव था, ठीक, तो भगवान ने भी साथ दे दिया, कभी कोई तुक्का भी लग गया, लेकिन यहां भगवान थोड़ा मुंह मोड़ लेगा।
वो कहेगा नहीं भाई तू दिखाई नहीं दे रहा मुझे। यह मोड है बच्चों सब्जेक्टिव, आपको लिखने हैं सारे आंसर। तो यहां पर हम एमसीक्यू वगैरह को भूल करके ज्यादा से ज्यादा आपसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। भाई देखो क्या है कि एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, कहाँ रहते हो, आपके पिताजी कौन है, उसको इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको जज करेगा सिर्फ और सिर्फ आपने जो पेपर में लिखा है उसके बेसिस पे। उसको तो बेचारे को आपका नाम भी नहीं पता होता है, वो तो पहली शीट फाड़ के हटा दी जाती है, उसके पास सिर्फ आपकी कॉपी होती है, उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि लड़के की कॉपी है या लड़की की कॉपी है। तो उस वो आपको सिर्फ जज करेगा किस बेसिस पर, आपने जो पेपर में आंसर लिखा है उस बेसिस पे। बाकी उसको आपको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बड़े लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन नंबर नहीं आता है। उसका रीजन क्या है कि आप आंसर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, थोड़ा आंसर में कमी भी होगी ना तो नंबर मिलेगा। लेकिन आंसर बहुत अच्छा है लेकिन जो चीज बाद में लिखनी चाहिए वो तुमने पहले लिख दी, जो पहले लिखनी चाहिए थी वो बाद में लिख दिया, बीच में क्या लिखा है कुछ अता पता ही नहीं है। तो भाई वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको बड़ी सारी कॉपियां चेक करनी है एग्जामिनर को, वो देगा नहीं नंबर आपको। तो आंसर सबको आता है लेकिन हम आपको यहां पर सिखाएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो उस पर भी हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप अपना आंसर मुझे लिख के भेजोगे, मैं खुद उन आंसर को चेक करूंगा हर एक बच्चे का और बताऊंगा कि वहां पर आपकी क्या कमी रह रही है। तो हम नो डाउट ऑनलाइन मोड में है लेकिन हम ऐसे आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे जैसे आपको लगेगा कि बिल्कुल आप सेंटर पे आके हमसे पढ़ रहे हो, टीचर आपसे दूर नहीं है। ठीक है, तो हम हर एक बच्चे को बोलेंगे अब देखिए आप ही की तो मेहनत है ना, अगर आप खुद ही नहीं दोगे हमें आंसर लिख के तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम हर क्लास में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको देंगे, आपको उसका आंसर करना है और मुझे भेजना है। ईमेल करके भेजो, व्हाट्सएप करके भेजो, नंबर मैं आपको दे दूंगा, फिर आप उस पर बात कर सकते हो मुझसे। वैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूं अपना 8448229660। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो क्लास ज्वाइन करने से पहले भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कतें आई थी टर्म 1 में, या जो भी आपको बातचीत करनी हो। कहने का मतलब है आप इस नंबर पे अपना दुख सुख मेरे साथ बांट सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव मोड में क्या है, आप देखो ऑब्जेक्टिव सबके लिए सेम है। ऑब्जेक्टिव में क्या दिमाग लगाना है भाई, सबका ए करेक्ट है तो मेरा भी ए करेक्ट है, सबका बी करेक्ट है तो मेरा भी करेक्ट है, उसके भी 1 नंबर मिल रहा है मुझको भी 1 नंबर मिल रहा है। पर सब्जेक्टिव में थोड़ा मामला है गड़बड़, है ना। आप भी आंसर अच्छा लिख के आए पर एक और व्यक्ति आंसर अच्छा लिख पर उसके ज्यादा नंबर क्यों आ गए, क्योंकि उसका आंसर आपसे अच्छा था। तो आपको क्या करना है कि आपके आंसर ज्यादा अच्छे हो। तो उस चीज पर हम ज्यादा काम करेंगे, आपको लाइव क्लास में ही आंसर राइटिंग सिखाएंगे। कुछ आंसर्स मैं खुद लिख के आपको दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो स्ट्रैटेजी यही होने वाली है कि रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी सारी। आपकी जो क्लासेस छूटेगी उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप एक बार आए हमारे साथ जुड़े, हम जल्दी लाइव सेशन रखेंगे, मे बी मैं कल एक लाइव सेशन रखूं। तो आप प्लीज आए और जुड़े हमारे साथ और हम बात करेंगे और बिल्कुल हम इस जर्नी में आपका साथ देंगे। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जल्द ही लाइव क्लासेस में। थैंक यू।